लॉ ऑफ लैंड एंड डेमोक्रेसी, भूमि कानून और लोकतंत्र, क्या दोनों एक ही संकल्पना है, दोनों एक ही सिद्धांत है या दोनों के बीच अंतर है? आइए इस पे बात करते हैं। तो हम जानते हैं कि लोकतंत्र की जो सर्वमान्य परिभाषा है या सर्वाधिक जो दुनिया भर में मानी जाने वाली परिभाषा है वो है बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। और जब हम लॉ ऑफ लैंड की बात करते हैं, भूमि कानून, तो इसका एक अर्थ तो यह हो सकता है, यह है कि भारत में जो संविधान है वो भारत का लॉ ऑफ लैंड है, कि देश संविधान से चलेगा, देश संविधान से अलग नहीं होगा, देश संविधान के विरुद्ध नहीं चलेगा। तो सिर्फ लॉ ऑफ लैंड इतनी ही बात है या इसमें और भी बातें हैं? देखिए, लॉ ऑफ लैंड जो है वो एक बहुत ही लोकल कॉन्सेप्ट भी है, वो जो है उसमें बहुत सारे डायमेंशंस हैं। लॉ ऑफ लैंड, भूमि कानून, हर, जैसे आप भारत में देखें तो हर क्षेत्र जब ये कहता है कि हमारा अपने संसाधनों पे पहला अधिकार हमारा है, तो वह जब ये बात कह रहा है तो उसके पीछे क्या है? लॉ ऑफ लैंड का कॉन्सेप्ट ही काम कर रहा होता है कि भैया भूमि कानून के अनुसार हम यहाँ के वासी हैं तो यहाँ की संसाधनों पे पहला अधिकार हमारा बनता है। जब महाराष्ट्र में मन से कोई आंदोलन चलाता है कि महाराष्ट्र फॉर महाराष्ट्रियंस, बाहरी लोग महाराष्ट्र छोड़ के जाएं, तो वो यह जब कह रहा है तो वो क्या कह रहा है? वही कह रहा है कि महाराष्ट्र में जो है यहाँ के लॉ ऑफ लैंड के अधिकार में सबसे पहला अधिकार जो है महाराष्ट्र के लोगों का है। इसका अर्थ है कि महाराष्ट्र में यदि लोकतंत्र के हिसाब से कि देश संविधान से चलेगा, सिर्फ यह है लॉ ऑफ लैंड, तो फिर महाराष्ट्र में इस आंदोलन के पीछे का क्या तर्क हो सकता है? जब एक जाति मांग करती है, जातीय जनगणना की मांग करती है, तो उसके पीछे क्या है कि लॉ ऑफ लैंड का ही कॉन्सेप्ट उनके भी दिमाग में काम कर रहा है कि हमारी जाति की भागीदारी के प्रतिशत में हमें जो है देश में हिस्सेदारी चाहिए। जब कोई भारत का क्षेत्र, अब जैसे साउथ और नॉर्थ के बीच कई सारे मुद्दों पे जो टकराव है, उस टकराव के पीछे लॉ ऑफ लैंड का ही कॉन्सेप्ट काम कर रहा है। ऐसे ही भाषावाद का जो मुद्दा है, आज हम देख रहे हैं कि स्पेशली तमिलनाडु और उत्तर भारत के बीच में भाषा के नाम पे संघर्ष चल रहा है। उसके पीछे भी क्या है तर्क? लॉ ऑफ लैंड का तर्क है कि हम तमिल लोगों के लैंड में तमिल भाषा ही सर्वमान्य भाषा, हम जो है त्रिभाषा फॉर्मूला नहीं मानेंगे। तो स्थानीय लोगों का जो किसी भी विषय पे दावा होता है, स्थानीय लोग जब किसी बात पे आंदोलन करते हैं, स्थानीय लोग जब किसी मुद्दे पे संघर्ष के लिए सामने आ जाते हैं, तो उसके पीछे भूमि कानून में एक अंडरस्टूड है भूमि पुत्र का कॉन्सेप्ट। ये लॉ ऑफ लैंड जो है डेमोक्रेसी के साथ भी जुड़ता है और इसी में लॉ ऑफ लैंड में अंडरस्टूड है कि भूमि पुत्र का एक कॉन्सेप्ट। तो भूमि कानून में धर्मवाद के भी पीछे यही है कि लॉ ऑफ लैंड में जब कोई दुनिया का देश कहता है कि हमारे देश में ये नियम नहीं चलेगा या हमारे देश में यही नियम चलेगा, या जब भारत में कोई धर्म कहता है कि नहीं, हम हमारे लिए हमारी धार्मिक पुस्तक जो है सबसे पहले है, तो उसके भी पीछे कॉन्सेप्ट क्या है? वही कॉन्सेप्ट है लॉ ऑफ लैंड का। महिलाएं भी जब बात करती हैं, बहुत सारी आंदोलन की बहुत सारी मांगे करती है, तो उनके भी पीछे वही कॉन्सेप्ट काम करता है। तो भूमि का कानून, सिर्फ ये कह देने से भूमि का कानून का अर्थ है कि देश संविधान से चलेगा, सिर्फ इतना नहीं है। भूमि के कानून जो है लॉ ऑफ लैंड में जितनी डाइवर्सिटी है समाज की, देश की, संस्कृति की, वो सब भी अपने अपने लिए जगह ढूंढती है, अपने अपने लिए स्पेस ढूंढती है और अपनी अपनी बातें रखती है। वह भी जो है लॉ ऑफ लैंड ही है। और डेमोक्रेसी को, इन बातों को इग्नोर करके लोकतंत्र केवल सफल नहीं हो सकता है। तो
तो लोकतंत्र को भी अपनी सफलता के लिए भूमि कानून के आधार पे जो आवाज उठती है उनको भी एड्रेस करना पड़ेगा, उनका भी समाधान निकलना पड़ेगा, उनके साथ भी जो है कई बार एडजस्टमेंट बिठाना पड़ता है। इसीलिए लॉ ऑफ लैंड और डेमोक्रेसी जो है एक भी है और दोनों में बहुत सारी भिन्नताएं भी है। थैंक यू।